चलिए, टाइप्स ऑफ वेदरिंग से पहले हम जल्दी से जान लेते हैं अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में। तो सबसे पहला कारक चट्टान का संगठन तथा संरचना। देखिए विद्यार्थियों, देखिए भूगोल के छात्रों, यदि हमको भूगोल का ज्ञान लेना है तो हमें प्रकृति से सीखना होगा। अब देखो, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके चारों ओर हो रहे हैं और यही भूगोल की किताब में लिखे हुए हैं। जैसे चूना पत्थर, हम सभी जानते हैं चूना पत्थर पानी के साथ क्रिया करता है। जब पानी के साथ क्रिया कर रहा है तो वो चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसके अंदर कैल्शियम है वो पानी के साथ क्रिया करेगा और उस क्षेत्र में उपलब्ध CO2 के साथ क्रिया करेगा और इस तरीके से वो लाइम वाटर बना लेगा और चट्टान है अपने स्थान पर घुल जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार चट्टान का जो संगठन है और संरचना है उसका इम्पैक्ट पड़ता है अपक्षय की प्रक्रिया पर। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये लोहे तत्व संबंधी चट्टानें हैं, तो इनके साथ जब पानी क्रिया करेगा तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। ओके, 10वीं कक्षा तक हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इसी प्रकार चट्टानों की संधि, जो छिद्र होते हैं, जो दरारें होती है, उनका भी बड़ा प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी घुस जाता है, रात में टेम्परेचर कम होने के कारण तुषार की क्रिया हो जाती है और धीरे धीरे ये चट्टानें संकुचित होकर संकुचन की क्रिया होती है और इनका विघटन होना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार स्थल के ढाल का स्वभाव, मान लीजिए किसी क्षेत्र में चट्टान के ढाल यांत्रिक अपक्षय का मुख्य साधन है, किसी क्षेत्र में चट्टान खड़े ढाल पर है, तो जैसे ही हल्की सी दरार आएगी या चट्टान में ढीलापन आएगा, चट्टान खिसक कर नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देगी और पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के अपक्षय हम देखते हैं। कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, इसी कारण से होता है। इसी प्रकार जलवायु में भिन्नता, जैसी जलवायु होगी उसमें उसी प्रकार की अपक्षय की क्रिया होगी। जैसे रासायनिक अपक्षय उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ तापमान और आर्द्रता दोनों ज़्यादा हों, लेकिन भौतिक अपक्षय उन क्षेत्रों में ज़्यादा होगा जहाँ तापमान तो उच्च है लेकिन जल की उपलब्धता कम है। क्लियर? इसी प्रकार जैविक अपक्षय उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पर वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रधानता पाई जाती है। वनस्पति का प्रभाव भी अपक्षय की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों के आवरण से जो नीचे की चट्टानें हैं वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, अतः उन क्षेत्रों में अपक्षय है वो सीमित हो जाता है। इसके विपरीत उन क्षेत्रों में जहाँ वनस्पतियों की जड़ें लंबी लंबी होती हैं, पत्थरों के अंदर से, चट्टानों के अंदर से वो बाहर निकल जाती है, उनकी जड़ों में कीड़े मकोड़े और दूसरे बिलकारी जीव पैदा हो जाते हैं, वहाँ जल्दी विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए अपक्षय के प्रकार, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चट्टानों में विघटन तथा वियोजन मुख्यतः दो रूपों में होता है, यांत्रिक तथा या भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा, और जीव जंतु तथा वनस्पतियों के द्वारा भी अपक्षय होता है जिसको हम जैविक अपक्षय के अंतर्गत शामिल करते हैं। किंतु इनके कार्य है वो यांत्रिक और रासायनिक दोनों रूपों में संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार अपक्षय की प्रक्रिया में जो कारक भाग ले रहे हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर 3 प्रकार के अपक्षय कारकों को शामिल किया है, और वो पहला कारक है हमारा भौतिक या यांत्रिक, मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग है या मैकेनिकल वेदरिंग है, इसके अंतर्गत जैसे कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हैं, जैसे एक्सफोइलेशन, चट्टानों की परत दर परत निकल जाना, फ्रॉस्ट, चट्टानों के दरारों के बीच में जल घुस जाता है, रात में तापमान उस क्षेत्र में अत्यधिक कम होता है, विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, और इस प्रक्रिया के कारण हम सब जानते हैं जल और बर्फ के आयतन में अंतर होता है और इस प्रकार चट्टानें धीरे धीरे ढीली या होने लगती है, विघटित होने लगती है। इसी प्रकार टेम्परेचर चेंज और टेम्परेचर चेंज में क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा है, अचानक बारिश हो गई, हम सभी जानते हैं हमारे घर के चूल्हे के ऊपर मिट्टी का तवा रखा हुआ है, बहुत तेज़ गर्म है, पानी की बूंदें डाल दीजिए, तुरंत उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इसी प्रकार चट्टानों में भी इस तरीके की क्रिया घटित होती है टेम्परेचर चेंजेस के कारण, और इसी प्रकार घर्षण की प्रक्रिया के कारण भी। जब हवा के साथ चट्टानों के कण चलते हैं तो वो घर्षण की प्रक्रिया करते हैं और चट्टानें धीरे धीरे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, आप देखेंगे अभी मैं आपको कुछ चित्र दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर, और इनमें से कुछ फोटोग्राफ्स मेरे द्वारा लिए गए हैं, विशेषकर रावत भाटा क्षेत्र के केमिकल वेदरिंग के और
बायोलॉजिकल वेदरिंग के आप देखिए, बहुत ही सुंदर चित्र हैं। आपको तुरंत समझ में आएगा और लगेगा कि आप ही के क्षेत्र के में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। दूसरे प्रकार है हमारा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर डिकम्पोजिशन, डिजॉल्विंग, अल्टरेट, वीकनेस ऑफ द रॉक थ्रू द केमिकल प्रोसेस ऑफ द रेसिडुअल मटेरियल, अर्थात पानी के साथ क्रिया के कारण, ऑक्सीजन के साथ क्रिया के कारण, हाइड्रोजन के साथ क्रिया के कारण कार्बोनेशन की क्रिया हो जाती है, हाइड्रेशन की क्रिया हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ऑक्सीकरण हो सकता है, या सॉल्यूशन बनकर घोल रंध्र बन जाते हैं, घोल बनकर चट्टानें अपने स्थान पर विघटित और वियोजित हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है कि किसी क्षेत्र में डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ द रॉक मीन्स चट्टानों का विघटन होना या गलना सड़ना, वो कैसे होता है कि पेड़ पौधे अपने जड़ों के द्वारा चट्टानों को विघटित कर देते हैं, या पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं, दूसरी पदार्थ हैं, वो सब डलते रहते हैं, पानी आता है, वो सड़ जाते हैं और वहाँ पर एक्टिविटी होती है जिसके अंदर लाइकेन और एल्गी जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं, और वहीं पर ऐसे जानवर भी आ जाते हैं जो बिलकारी हैं, या एसिड अम्ल पैदा हो जाता है और अम्ल के कारण भी चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ जाता है, या उनके कंपोजिशंस में परिवर्तन आ जाता है और विघटित हो जाती है। ये पहला हमारा एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेदरिंग का। और मैकेनिकल वेदरिंग में आप देख रहे हैं कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड द रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अर्थात विघटित और वियोजित हो रही है, बट देयर केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंज। जो चट्टान जैसी है वो वैसी ही रह रही है, और वहाँ पर चट्टान के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो सूर्यताप के द्वारा, तुषार के द्वारा या वायु के द्वारा होने लगती है, और इसको यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। यांत्रिक अपक्षय में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली तत्व है वो है हमारा तापमान और दाब मुक्ति। तापमान दाब मुक्ति दोनों के सहयोग से सबसे ज़्यादा चट्टानें विघटित होती है। दाब मुक्ति का मतलब प्रेशर रिलीज हो रहा है, अर्थात ढाल के कारण प्राय ऐसा, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, पहला एक्सफोलिएशन हुआ है। एक्सफोलिएशन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि ये मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस है जिसमें प्रेशर है जो रॉक का वो रिलीज हो जाता है पैरेलल, समानांतर, और एक के बाद एक चट्टान की जो ऊपर की लेयर्स हैं या स्लैब्स हैं वो चट्टान के मूल चट्टान से या बेड रॉक से अलग होने लगती है, और अलग होके वो धीरे धीरे ढाल के साथ नीचे की ओर खिसक जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर क्षैतिज रूप से चट्टानों का जमाव होता है वहाँ प्याज के छिलकों के समान, कैसा, प्याज के छिलकों के समान या प्याज की लेयर्स के समान एक के बाद एक लेयर हटने लगती है, इसलिए इसको एक्सफोलिएशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा मैकेनिकल वेदरिंग में आप देख रहे हैं फ्रॉस्ट। ये देखिए आप, वाटर फिल्ड एक क्रैक है चट्टान का, उसमें वाटर फिल्ड हो रहा है आपको, और मैं अच्छा सा दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो ये इस चट्टान के अंदर वाटर फिल हो गए हैं। वाटर फिल होने के बाद चट्टान, मैंने कहा था आपको, जल का आयतन और आइस का आयतन दोनों में अंतर है। यहाँ जैसे ही रात में टेम्परेचर कम हुआ ये भाग चौड़ा हो गया, और ये लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहता है। रिपीटेशन मोर एंड मोर टाइम्स एंड द फोर्स बिटवीन द रॉक्स इज इंक्रीज्ड एंड देयर इज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक बेड्स। चट्टानों के बीच में जो दरार है, फॉल्ट है, क्रैक है, वो धीरे 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 दूर होने लगता है, और एट लास्ट दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये गठित हो जाता है। दैट्स द मैकेनिकल वेदरिंग, जो कि फ्रॉस्ट या तुषार की क्रिया के कारण हो रही है, जिसको हम देशी भाषा में पाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पाले की क्रिया। टेम्परेचर चेंज तो हम घर पे करके भी देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन उसके लिए आपको आपकी मम्मी की पिटाई खानी पड़ सकती है। आप अपने घर के चूल्हे पे रखे हुए मिट्टी की केलड़ी को पानी डाल दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा टेम्परेचर वेदरिंग कैसे होती है। बिल्कुल, तापमान में परिवर्तन होता है, अचानक जल पानी आ गया, क्रैक हो जाएगा, या तापमान में दिन में चट्टानें फैल जाती हैं और अचानक जैसे विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में रात में टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, तापांतर बहुत अधिक रहता है, परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ग्रेजुअली
एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, ग्रेन है वो वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। बार बार जैसे गुब्बारे को हम हवा दें तो गुब्बारा थोड़ी देर बाद फूटेगा नहीं, लेकिन वो लूज हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, ऐसा हम करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार टेम्परेचर चेंजेस के कारण लंबे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में, विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि वेदरिंग की क्रिया घटित होगी। मैकेनिकल वेदरिंग जैसे सॉल्ट वेजेस, ये सॉल्ट वेजेस क्या है? क्रिस्टलाइन आउट ऑफ द सॉल्यूशन एज वाटर एवोपरेट। जैसे ही किसी ऐसी चट्टान जिसमें सॉल्ट का परसेंटेज है वहाँ से तापमान के कारण वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण होने के परिणाम स्वरूप केवल सॉल्ट के क्रिस्टल्स रह गए हैं, और जैसे ही सॉल्ट के क्रिस्टल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है सराउंडिंग रॉक्स आसपास के क्षेत्र का, वो धीरे धीरे क्रैक्स और ब्रेक्स डाउन होने लगते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया के कारण सॉल्ट वेजेस जिन क्षेत्रों में, जिन चट्टानी क्षेत्रों में या जिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राय ड्रायर क्लाइमेट होता है वहाँ नमकीन वेजिंग होने लगती है, नमकीन अपक्षय होने लगता है, और इस तरीके से चट्टानें बिखरने लग जाती है। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग है। इसी प्रकार एब्रेशन की क्रिया क्या है कि जब किसी क्षेत्र के अंदर वाटर, ग्लेशियल, आइस, विंड और ग्रेविटेशनल फोर्स की सतत प्रक्रिया काम करती रहती है। ऐसे मान सकते हैं हम कि जैसे हम किसी लकड़ी के उसके ऊपर लगातार कोई उसको प्लेन करने के लिए कोई औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उस स्थान पर उस एब्रेशन की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे वो चट्टान है अपनी जगह पर लूज होने लग जाती है, और धीरे धीरे वो अपने स्थान पर लूज होने के कारण विघटित और वियोजित हो जाती है। तो ये मैकेनिकल वेदरिंग है। ये एक्चुअली एब्रेशन है, ये थोड़ा सा अपवर्तन के नज़दीक नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में चट्टानें अपने स्थान से जा तो नहीं रही है, लेकिन जो कारक काम कर रहे हैं वो कारक अपवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में से है। तो कई बार यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है एब्रेशन की क्रिया को लेकर, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि यहाँ पर चट्टानें अपने स्थान से खिसक कर जाएगी नहीं, वो उनका परिवहन नहीं होगा। अब आते हैं हमारा केमिकल वेदरिंग की तरफ, और केमिकल वेदरिंग के अंदर चट्टान डिकम्पोज हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, वीक हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? एक होता है कार्बोनेशन, जैसा इस चित्र में देख रहे हैं आप, कास्ट टॉपोग्राफी का है, लाइमस्टोन केव है। सेम फोटोग्राफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। ये मैंने रावत भाटा के कलसिया महादेव के अंदर सर्च किया है आप लोगों के लिए, और एक जगह है पाड़ाझर जहाँ पर मैंने आपके लिए फोटोग्राफ क्लिक किया है, और वहीं से ये लाइमस्टोन आप कभी देखेंगे तो आपको तुरंत ये वीडियो याद आएगा, और याद आएगा अपक्षय की प्रक्रिया। तो कार्बोनेशन, जिसमें कार्बन, कैल्शियम जो रॉक्स हैं, CaCO3 जो रॉक्स है, इसका पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होकर CaOH3 का 2 मतलब लाइम वाटर बना देता है, और उस स्थान पर धीरे धीरे इस प्रकार की चट्टानी संरचनाएं डेवलप होती हैं। इसी प्रकार हाइड्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, वो भी हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया में चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया हो जाती है, अर्थात चट्टानें जल सोख लेती हैं और उससे उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कई बार तो इनका प्रारंभिक आयतन ही 2 गुना से अधिक हो जाता है, और जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो उनके बीच का जो गैप है, विशेषकर परतदार चट्टानों में, वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिप्सम की संरचना इसी प्रकार की प्रक्रिया के कारण होती है। जैसे केओलिन ये मृत्तिका में परिवर्तित हो जाती है। आप देख सकते हैं सावा में इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण जो केओलिन है वो आप वहाँ से पीस लाकर, सावा जो हमारे चित्तौड़गढ़ के पास में है, उसको आप पानी में भिगोइए। और या हम ऐसे मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। मुल्तानी मिट्टी से भी आप इस एग्जाम्पल को करके देख सकते हैं कि किस प्रकार जल सोखने के बाद वो एक एक करके लेयर में बदल जाती है और उसका वेट 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक क्रिया है इसमें हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन तो मैंने आपको बता दिया। एक क्रिया है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोलाइसिस की क्रिया में भी जल के कारण चट्टानें फैलकर टूटने लगती है। प्राय आग्नेय चट्टानों में इस क्रिया का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार ऑक्सीडेशन, वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल से मिली ऑक्सीजन की क्रिया चट्टानों के खनिजों पे होती है और इस कारण जो खनिजों के ऑक्साइड बन जाते हैं और परिणाम स्वरूप चट्टानों में वियोजन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, तो ऑक्सीकरण है, जैसे इस प्रकार के उदाहरण है आग्नेय चट्टानों में लोहा सल्फाइड और पाइराइट ये होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट। इसमें आप प्राय जो लाल पीला या भूरा रंग की मिट्टियां जो डेवलप होती है ये ऑक्सीकरण के कारण ही संभव हो पाती हैं। चौथा है हमारा सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन में क्या है, जल के कारण चट्टानों में की जब क्रिया जल के साथ होती है तो जल के कारण चट्टानों में से कुछ तत्व पिघलकर या घुलकर और बहने लगते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र बनने लगते हैं। प्राय डोलोमाइट और चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जहाँ जल लगातार प्रवाहित होता रहता है या अंडरग्राउंड चैनल्स जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ सॉल्यूशन की क्रिया देखने को मिलती है। इसी प्रकार सिलिका का पृथक्करण भी एक क्रिया है जिसमें जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ विशेषकर ग्रेनाइट क्षेत्रों में वहाँ जल के साथ क्रिया करने से सिलिकेट्स जल में से निकल जाते हैं और धीरे धीरे उन चट्टानों में छिद्र होने लगते हैं। इस प्रकार की क्रिया ग्रेनाइट के साथ है और इसको हम सिलिका का पृथक्करण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ केमिकल वेदरिंग में आप कार्बोनेशन की प्रक्रिया को देख रहे हैं जिसमें CO2 और H2O, H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, और जब कार्बोनिक एसिड रिएक्ट कर रहा है लाइमस्टोन के साथ CaCO3 के साथ तो CaSCO3 की 2 मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट फर्दर लाइम वाटर बना देता है। परिणाम स्वरूप चट्टानें ढीली पड़कर वियोजित और विखंडित हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर देखिए आप केमिकल वेदरिंग का। आई एम ए रॉक एंड लिव इन ए रॉकी रॉक वर्ल्ड, और फिर लिखा हुआ है वन डे एट विच इट स्टार्टेड टू रेन, द रेन वॉज पेनफुल और इट वॉज एट द बर्निंग होल्स इन टू माई स्किन। चट्टान कह रही है कि मैं रॉकी वर्ल्ड के अंदर रह रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि तापमान और बारिश आएगी और वहाँ पर एक वनस्पति का उद्भव होगा और उसी दिन मेरी स्किन में, मेरी छाती में बहुत सारे छेद कर दिए जाएंगे। तो एक कार्टून है जो केमिकल वेदरिंग को शो कर रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोलाइसिस की आपने क्रिया देखी जिसके अंदर आप देख रहे हैं इस चट्टान के अंदर देखिए इस चट्टान के इन भागों के अंदर ये आप बहुत सारी जगह जब आप चित्तौड़गढ़ में कलसिया महादेव जाते हैं, आप किसी भी पानी वाले स्थान पर जो भी हमारे जलप्रपात हैं उनके ऊपर आप जाते हैं, मैनाल आप जाते हैं, वहाँ आपको इस प्रकार की वेदरिंग देखने को मिलेगी। तो आप इस बार जाइए, ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि आपने कहाँ क्या देखा है। फिर है केमिकल वेदरिंग हाइड्रेशन। ये मैंने आपको बता दिया। हाइड्रेशन इज द प्रोसेस वेयर मिनरल्स स्ट्रक्चर इन द रॉक फॉर्म्स ए वीक बॉन्ड विथ H2O which cause the mineral grains to expand creating stress which cause the disintegration of the rock। पानी पी लेती है चट्टान, सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो हाइड्रोजन H2O है वो चट्टान के केमिकल्स के साथ मिनरल्स के साथ बॉन्डिंग करती है और वो फूल जाते हैं और फिर वो एक्सपेंस होके धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। जैसे एनहाइड्राइट CaSO4 कैन एब्जॉर्ब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम जिप्सम CaSO4.2H2O। ये यहाँ जो चट्टान थी CaSO4 उसने वाटर के साथ रिएक्शन किया और इसको जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन ये हम देख ही सकते हैं, जहाँ कहीं भी हेमेटाइट मैग्नेटाइट है उसका पानी के साथ क्रिया होगी तो इस प्रकार रस्ट जंग लग जाएगी और यह नारंगी या लाल रंग की होगी। सॉल्यूशन, छिद्र हो गए हैं चट्टान के अंदर, आप देखिए इसमें छिद्र हो रहे हैं जगह जगह चट्टान के मिनरल्स है रॉक्स के डिजॉल्व होकर पानी के साथ
चले गए हैं। अब आते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग में। बायोलॉजिकल वेदरिंग पौधे जंतु दोनों के द्वारा होती है। सेलों में विघटन तथा वियोजन अर्थात रासायनिक अपक्षय और जैविक रासायनिक अपक्षय भी इसको कहा जा सकता है। जैविक पदार्थों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अम्ल एसिड्स डेवलप होते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड, बैक्टीरिया एसिड, सूक्ष्म जंतु भी एसिड का निर्माण करते हैं और कई प्रकार के जटिल एवं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं उन क्षेत्रों में संचालित हो जाती हैं, जैसे कैटायन जड़ परिवर्तन, कैटायन रूट्स एक्सचेंज, चेलेशन, घोलीकरण की क्रिया, इनके कारण विघटन और वियोजन होता है। इसी प्रकार कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में सल्फाइड उत्पन्न करती हैं तथा सिलिका को अलग कर देती हैं। नीली हरी शैवाल एल्गी, मरु वार्निश, डेजर्ट वार्निश का निर्माण हो जाता है ना। सूक्ष्म जीव सेलों की सतह पर वार्निश लेप कर देते हैं और जीवों द्वारा उत्पन्न जैविक कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बोनेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रकार चूना पत्थर और डोलोमाइट क्षेत्र में अपक्षय बहुत तीव्र गति से बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, सम एनिमल्स मे बोरो और टनल छेद कर देते हैं, टनल बना लेते हैं, जिससे डिसइंटीग्रेशन हुआ। स्मॉल एनिमल्स, वॉर्म्स, अदर इंसेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार इनके मल मूत्र से भी केमिकली डिजॉल्व हो जाती है चट्टानें। इसी क्रम में प्लांट रूट्स को भी आप देखते हैं और ये बहुत ही सामान्य रूप से हमने आंखों से देखा है कि किस प्रकार ड्रिलिंग इफेक्ट होता है। चट्टानें बड़ी कठोर चट्टानों के बीच में से भी पेड़ों की जड़ें अंदर तक प्रविष्ट कर जाती हैं और चट्टानों को विखंडित और वियोजित कर देती हैं। इसी क्रम में मैंने जैसे आपको बताया था ऊपर की तरफ कि मरु वार्निश हो जाती है नीली हरी शैवाल के कारण। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखें आप कि ये देखिए नीली हरी शैवाल के कारण ये मरु वार्निश डेवलप हो गया है। रॉक है वो प्लांट मटेरियल के कारण एसिडिक कंपाउंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसको हम ह्यूमिक एसिड, बैक्टीरिया एसिड, सूक्ष्म जंतु एसिड, इस प्रकार के, और ये कैटायन जड़ परिवर्तन की प्रक्रिया को गठित कर देते हैं। तो ये सब प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो अब इस चैप्टर का हम समापन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। पहली बात है हमारी कि वेदरिंग रेट्स विल नॉट ओनली वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, वेदर इट इज मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, बट दे विल ऑल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन द रॉक मटेरियल दैट इज बीन वेदर्ड। देखिए जैसा कि चैप्टर के प्रारंभ में मैंने कहा था कि जो वेदरिंग प्रोसेस है वो चाहे यांत्रिक हो, रासायनिक हो या बायोलॉजिकल हो, वो वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ द रॉक मटेरियल। जैसे उदाहरण के लिए कुछ चट्टान हार्ड है, कुछ चट्टान सॉफ्ट है। जो हार्ड चट्टान होगी उसमें वेदरिंग स्लो होगी और सॉफ्टर रॉक में फास्ट होगी। द डिफरेंस इन रेट ऑफ वेदरिंग ड्यू टू द डिफरेंस टाइप ऑफ रॉक्स, टेक्सचर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। उस रॉक का टेक्सचर क्या है, क्या वो आग्नेय है, रूपांतरित है, कायांतरित है, किस प्रकार के मटेरियल से बनी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके अंदर छिद्र कितने हैं, क्लीवेज कहाँ है, क्रैक्स कहाँ पर है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका वो क्षैतिज रूप से बनी हुई है, लंबवत रूप से उसका गठन हुआ है, उन सब का भी रॉक्स के वेदरिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और क्लाइमेट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डिफरेंशियल वेदरिंग रेस्पॉन्स फॉर द सेम रॉक टाइप। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन वेदर मोर क्विकली इन द वेट क्लाइमेट देन द ड्राई क्लाइमेट। यस, क्योंकि लाइमस्टोन की वेदरिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी। रासायनिक अपक्षय के लिए जल का होना अनिवार्य है। यदि हम एक बचपन से पढ़ रहे हैं ना, एक लोहे के टुकड़े को एक जार में रख दें और बंद कर दें, ना हवा आ रही है पानी, उसमें कोई जंग नहीं लगेगी। एक लोहे के टुकड़े को हम केवल हवा दें, पानी नहीं दें तो जंग नहीं लगेगी। लेकिन एक लोहे का टुकड़ा जिसमें पानी भी है और हवा भी है, उसमें जंग अवश्य लगेगी। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि जलवायु प्रभावित करती है, चट्टानों का आकार, प्रकार और उनका टेक्सचर प्रभावित करता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, अच्छी जानकारी आपको दे रहा है। प्लीज़ पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।